अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद महमूद, आपका हिप्नोटिस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैंने 3 साल पहले एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी हिप्नोसिस के हवाले से। तो उसके बाद ये सिलसिला कुछ मसरूफ़ियात की बिना पे टाइम की कमी की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज अल्लाह की मेहरबानी से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ और हिप्नोसिस सीखने के हवाले से हमारी ये दूसरी वीडियो है। तो हिप्नोटिज़म सीखने के लिए सबसे पहले इंसानी दिमाग को जानना ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इसकी फंक्शनिंग को समझ लेते हैं, इसके अफ़आल को समझ लेते हैं, तो फिर हमारे लिए जो हिप्नोटिज़म को सीखना है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इंसानी दिमाग को हम हिप्नोसिस के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले हमारा ह्यूमन माइंड का जो हिस्सा है वो शऊर है, जिसको कॉन्शियस माइंड के बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो क्रिटिकल या एनालिटिकल माइंड है, जिसको हम तहत शऊर बोलते हैं। और उसके बाद हमारा जहन का तीसरा हिस्सा जो है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम लाशऊर कहते हैं। जो हमारा पहला हिस्सा है कॉन्शियस माइंड, इसका तल्लुक़ हमारे एनवायरनमेंट से है। हमारे एनवायरनमेंट से और हमारे जिस्म के अंदरूनी जो अज़ा हैं, जितना भी जिस्म के अंदर से इंफॉर्मेशन आती हैं, सबसे पहले ये हमारे कॉन्शियस माइंड में आती हैं। तो इसके लिए हमारे पास 5 सेंसेस हैं। देखने के हिस्से सबसे पहले हमारे पास, और उसके बाद सुनने की हिस्से, फिर उसके बाद हमारे जायका की और टच की जो हिस्से, और हमारे सूंघने की। ये 5 सेंसेस जो हैं, जिन्हें हम हवासे खमसा बोलते हैं उर्दू में। तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड की इनपुट्स लेते हैं। यहाँ इनसे हमारा सारा इनपुट हमारा कॉन्शियस माइंड में आता है। और अंदरूनी अज़ा से भी हमारे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है हमारे कॉन्शियस माइंड में पहुँचती है, और वहाँ से फिर आगे क्रिटिकल एरिया या एनालिटिकल माइंड है, वहाँ पे जाती है। और वो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, जो हमारे माजी के तजर्बात हैं, उनकी बेस पे उसको एनालाइज़ करता है, और एनालाइज़ करने के बाद उसको अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे लाशऊर में वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। वहाँ पे उसके ऊपर मुख्तलिफ़ काम होते हैं, और उसके बाद उसको महफूज किया जाता है। तो सेकंड हमारा हिस्सा जो है, दूसरा हिस्सा हमारे जहन का जो है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड या तहत शऊर बोलते हैं, या क्रिटिकल या एनालिटिकल हमारा पार्ट है माइंड का। तो ये जो है बचपन में डेवलप नहीं हुआ होता है। यही वजह है कि बचपन में हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सारे का सारा इल्म जो है, वो सारे का सारा इन्फॉर्मेशन जो सारी है, वो डायरेक्टली माइंड में जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में जाती है, और वो सेव होती जाती है। और इसकी मिसाल ह्यूमन माइंड की मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है हमारे जितने भी 5 जो हैं सेंसेस हैं, इनसे। तो अगर हम एक कंप्यूटर की मिसाल ले लें, तो कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, या दूसरे उसके हिस्से हैं जो बाहर से इनपुट जो लेते हैं। तो ये 5 हमारे जो हवास हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह काम करते हैं। और उसके बाद इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे शऊर में आ जाती है, और शऊर से फिर ये हमारे एनालिटिकल माइंड में चली जाती है। एनालिटिकल माइंड को हम जो सबकॉन्शियस माइंड है,
आप इसे प्रोसेसर के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, उस पर मुख्तलिफ़ काम होते हैं, इसी तरह ये हमारा जो एनालिटिकल एरिया है, तहत शऊर है, ये उस पर काम करता है, उसको एनालाइज़ करता है, उसको उसकी परसीव करता है, उसको मीनिंग देता है और उसके बाद उसको अलाउ करता है कि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाए वो बात, और वहाँ पे उसको महफूज किया जाता है। और हमारा जो लाशऊर है, ये एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। जैसे हम हार्ड डिस्क में सारा जो प्रोसेस डाटा होता है उसको सेव करते हैं, इसी तरह से हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसको सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचती है वो उसको सेव कर रहा होता है। जितने भी वाक़यात हो रहे होते हैं उनको सेव रखता है, उनको महफूज रखता है। और उसके बाद जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जितने भी हमारे इमोशंस हैं, हमारे जज्बात हैं, जिसमें गुस्सा, नफ़रत, हसद, ये सारा कुछ इसी के अंदर पैदा होता है। इसी तरह से हमारे जो तख़य्युलात हैं, हमारे ख़यालात हैं, हमारे इमेजिनेशंस हैं जितनी भी, ये भी इसी हिस्से का काम है। और इसके बाद हमारे बॉडी के जितने भी ख़ुद मुख्तार काम हैं, जिनमें हमारा शऊर शामिल नहीं होता, ख़ुद ब खुद होने वाले काम हैं, जैसे हमारा सांस है, हमारे दिल की धड़कन है, पसीने का आना है, और इसी तरह से हज़ारों काम जो हैं बॉडी के, जो ख़ुद ब खुद हो रहे होते हैं, इनको सबको अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपके साथ अनकॉन्शियस माइंड के हवाले से शेयर करता हूँ। ये मैंने एक सिलेबस छोटा सा तैयार किया था हिप्नोसिस कोर्स के लिए, तो उसमें से हम अनकॉन्शियस माइंड के हवाले से कुछ चीज़ें देखते हैं। The unconscious mind contains all memories, emotions, imaginations, intelligence, and controls the autonomic nervous system, which regulates breathing, blood circulation, heartbeat, बॉडी टेम्परेचर एट्सेट्रा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जितने भी ख़ुद मुख्तार होने वाले काम हैं, ख़ुद ब खुद होने वाले काम हैं जिस्म के, वो सारे के सारे हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो कंट्रोल करता है। तो अनकॉन्शियस माइंड की कुछ यहाँ पे ख़ूबियाँ हैं, खुसूसियात हैं, जिसमें इमोशंस हैं, हमारे जज्बात, जिसमें गुस्सा है, हसद है, नफ़रत है, खुशी है, ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ही पैदा होते हैं। उसके बाद इमेजिनेशंस हैं, हमारे तसव्वुरात हैं। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जो भी विजुअलाइज़ करते हैं वो भी इसी हिस्से में जो है, यही हिस्सा इसका ज़िम्मेदार है। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट इसका अनकॉन्शियस माइंड का काम है रिप्रेस मेमोरीज़। रिप्रेस मेमोरीज़, इसका मतलब यह है कि हमारी जितनी भी नाखुशगवार वाक़यात होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है लॉक हो जाते हैं। वो हमारे शऊर में नहीं रहते, लेकिन हमारे लाशऊर के अंदर जो है ना, वो उनको लॉक कर देता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो नाखुशगवार वाक़यात हैं वो जहन के अंदर महफूज तो रहते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए हमें याद नहीं आते, मतलब हर वक्त हमें याद नहीं रहते। ये एक बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि हमारी जो नाखुशगवार यादें हैं उनको हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो लॉक कर लेता है। हाँ, अलबत्ता कोई ख़ास वाक़या पेश आ जाए तो फिर वो हमें याद आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा कोई अज़ीज़, कोई रिश्तेदार, कोई करीबी जो है रिश्ता, वो शख्स फौत हो जाता है, तो उसकी जो
नाखुशगवार वाक़या है, ये हमारे माइंड के अंदर कुछ दिन ताज़ा रहता है, उसके बाद जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता लॉक कर देता है। तो हमेशा के लिए हमें वो फिर याद नहीं आता, वरना हमारे लिए काफ़ी जो है मुश्किल हो जाए, ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। तो लेकिन वो जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं या कोई और किसी का अज़ीज़ फौत हो जाता है, तो फिर वो याद हमारे जहन में ताज़ा हो जाती है और कुछ अरसे के लिए वो रहती है, फिर वो दोबारा से उसको हमारा जहन जो है लॉक कर देता है, रिप्रेस कर देता है। और उसके बाद है जी वर्क एज ए स्टोरेज यूनिट। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो स्टोरेज यूनिट के तौर पे काम करता है। ये मैंने पहले भी बताया कि लाइक ए हार्ड डिस्क जो है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह हमारा जो लाशऊर है, हमारे माइंड का ये हिस्सा है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचती हैं वो उनको हमेशा के लिए महफूज रखता है। और आइंदा जो ज़िंदगी में हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, फ़ैसले करते हैं और बहुत सारे काम हम करते हैं, और हमारा जो बिहेवियर है ये सारा उसी की बेस पे होता है, जो हमारा माजी का इल्म है उसमें स्टोर है, तो उसकी बेस पे हम हमारा जो आगे सारे जो सिलसिले हैं बिहेवियर के, हमारे परसेप्शन के, डिसीजन मेकिंग के, ये सारे उसके ऊपर बेस करते हैं। उसके बाद जी पॉइंट है हमारा अनकॉन्शियस माइंड का जो एक अहम काम है, डज नॉट प्रोसेस नेगेटिव। ये नेगेटिव को प्रोसेस नहीं करता। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा कहता है शोर मत मचाओ, तो यहाँ पे शोर की भी एक इमेज हमारे सामने आ जाती है, लेकिन जो मत का है लफ्ज़, इसकी इमेज नहीं है कुछ भी। तो इसलिए हमारा जो जहन है ये इसको प्रोसेस नहीं करता, मत को प्रोसेस नहीं करता, शोर को प्रोसेस करता है। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि टीचर जो है बच्चों को डांट रही है कि शोर मत मचाओ, तो बच्चे और ज़्यादा शोर करते हैं। वो जितना बार बार उसको कहती है, बच्चे और ज़्यादा तेज़ी से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। या इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब हम कोई दो बंदे झगड़ रहे होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, मत मारना, मत मारना, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ी से उसके ऊपर मतलब वो झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि झगड़े की एक सिंबल है वो उनके जहन में आ जाती है, लेकिन जो मत का लफ्ज़ है इसकी कोई इमेज नहीं होती, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक एज ए हिप्नोटिस्ट, एज ए उसको चीज़ को समझें कि उसका फिर हल क्या है। तो उसका बिल्कुल आसान हल है कि आप हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे। आप नेगेटिव बोलेंगे तो वो चीज़ बढ़ेगी। मिसाल के तौर पे जो हम पहली मिसाल है हमारी कि टीचर बच्चों को कह रही है शोर मत मचाओ, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव बोले तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, बेहतर आएगा कि वो बच्चों को कहे कि आप खामोशी से बैठ जाएं, आप खामोश हो जाएं, तो उसका जो है वो इम्पेक्ट जो है आएगा और वो बेहतर रिजल्ट निकलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टी डायमेंशनल वर्किंग। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एक ही काम नहीं करता, मुख्तलिफ़ जहतों में काम कर रहा होता है। एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ जो है पहलुओं के ऊपर काम कर रहा होता है, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, जबकि हमारा कॉन्शियस माइंड एक वक्त में एक ही जो है प्रोजेक्ट को, एक ही काम को, एक ही ख्याल को प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन हमारे जो डीप लेवल पे जाके अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं, बहुत सारे हमारे जो अफ़आल हैं, उन सब को वो उनके ऊपर काम कर रहा होता है। इसकी मिसाल ये है कि हम कोई मसला हल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी पूरी शौरी कोशिश के बावजूद वो हल नहीं होता, तो हम थक हार कर वो उसके ऊपर शौरी तौर पर काम छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा शौर, अनकॉन्शियस माइंड जो है, लाशौर है, वो इसकी शिकस्त नहीं मानता, वो उसके ऊपर
काम करता रहता है। हालांकि उसके बाकी काम जो हैं वो भी चल रहे होते हैं। जो हमारे ख़ुद मुख्तार सिस्टम है हमारा, जितने भी उसमें काम है, हार्ट बीट है हमारा, इसी तरह से जो ब्लड सर्कुलेशन है, बाकी इस तरह के काम जितने बॉडी के वो भी चल रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट्स हमने उसको दे दिया है, हमारा मसला हल नहीं हुआ, तो अनकॉन्शियस माइंड उसका हल ढूंढने में भी लगा रहता है। मतलब मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर, मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो काम कर रहा होता है। और फिर वो कुछ देर के बाद, 2-4 घंटों के बाद या एक दिन के बाद उस मसले का हल हमारे अचानक जहन में आ जाता है, हमारे शऊर में आ जाता है। तो वो शिकस्त नहीं मानता, उसका हल ढूंढने की पूरी कोशिश करता है और मुख्तलिफ़ जो है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता रहता है। इसके बाद जी इसका एक अहम फंक्शन है कि जी ये हमेशा हमारा जहन जो है प्रेजेंट में रहता है, माजी और हाल में नहीं रहता बल्कि प्रेजेंट में रहता है। फिर इसका अहम एक काम है कि ये रिस्पॉन्स टू सैम्बल्स, ये सैम्बल्स को रिस्पॉन्ड करता है। हम मुख्तलिफ़ सैम्बल्स जो हैं वो अपने जहन में बना के इसको, हमारी जितनी भी याददाश्तें हैं, हमारा जितना भी इसका स्टोरेज है, वो इस सैम्बल्स की फॉर्म में हम इसको, हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है सैम्बल्स की फॉर्म में स्टोर करता है और इसी को रिस्पॉन्ड करता है। मिसाल के तौर पे हम जैसे बच्चों को गिनती सिखाते हैं तो हम उसके साथ मुख्तलिफ़ सैम्बल्स लगा देते हैं 1 2 3 4 के साथ, तो वो बड़ी आसानी से हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक अहम इसका खूबी ये है कि वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफ़र्ट। ये लीस्ट एफ़र्ट के तौर पे काम करता है, कम से कम एफ़र्ट जिस काम में लगे वो ऑप्शन लेता है, ये चुनता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है उसकी कोशिश होती है कि हमारी कम से कम एनर्जी लगे किसी भी काम पे, वो उसका ऑप्शन लिया जाए जिसमें कम से कम हमें कोशिश करना पड़े। ये एक इसकी बड़ी अहम खूबी है। और उसके बाद है जी मेंटेन्स इंस्टिंक्ट्स एंड जनरेट हैबिट्स। ये हमारी हैबिट्स को भी जनरेट करता है और जिबिल्लत जो है, जो फितरी तौर पे हमारे अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, उनको भी ये मेंटेन रखता है। ये अनकॉन्शियस माइंड ही मेंटेन रखता है और हमारी जो हैबिट्स हैं उनको भी जनरेट करता है। नीड्स रेपिटेशन अनटिल हैबिट इज़ इंस्टॉल्ड। किसी आदत के पुख्ता होने के लिए उस काम को बार बार करना जो है ना, रेपिटेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, तब जाके ये हमारी हैबिट बनती है। मतलब एक बार आप काम करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, तो जैसे जैसे बार बार काम करते हैं तो वो आदत हमारी बनती है, पुख्ता होती है। एक ही दफ़ा काम करने से हमारी आदत नहीं बनती। किसी भी काम को बार बार करेंगे तो फिर हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इसके लिए एक मखसूस एरिया जो होता है वो अलॉट कर देता है माइंड का, तो वो फिर ऑटोमेटिक ही होना शुरू हो जाता है वो काम, वो हमारी एक आदत बन जाती है। क्लियर ऑर्डर्स टू फॉलो। अनकॉन्शियस माइंड जो है ना इसके क्लियर ऑर्डर चाहिए, जो गैर मुबहम होते हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, बिल्कुल जो क्लियर होता है उसको ये फॉलो करता है। उसके बाद इसका एक अहम काम है प्रोटेक्ट्स यू इन द बेस्ट वे द अनकॉन्शियस माइंड नोज। अच्छा, ये इंसान की हिफाजत करता है अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, और अपना बेहतर से बेहतर ऑप्शन लेता है बंदे को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर से बेहतर ऑप्शन जो है ना वो इख्तियार करता है। जो उसके पास मतलब प्रीवियस इल्म है उसकी बेस पे जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होती है वो निकाल के देता है, उसके ऊपर काम करता है। इसके बाद इसका बहुत बड़ा ही अहम काम है, इज़ प्रोग्राम्ड टू कंटिन्यूली सीक मोर एंड मोर। ये ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद बेहतरी के लिए काम करता है।
तो कहीं पे रुकता नहीं है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड किसी भी काम को करते हैं तो हर दफ़ा जब करते हैं तो उसको बेहतर से बेहतर तरीके पे उसको काम करने की कोशिश करता है। रिप्रेस मेमोरीज विद अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, अनरिजॉल्व्ड हैं, उनको भी ये रिप्रेस कर देता है। डज ऑल दैट यू नीड टू अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए ये हर कोशिश करता है। इंसान को ज़िंदा रखने के लिए अनकॉन्शियस माइंड जो है हर कोशिश करता है। द बेस्ट वे अनकॉन्शियस नोज़, मतलब जो वो जानता है बेहतर से बेहतर जो ऑप्शन होती है उसको इख्तियार करता है। जी दोस्तों, ये तो कुछ काम थे, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। और मैंने कोशिश की कि इसको सादा से सादा रखा जाए ताकि हमारे आम दोस्त जो हैं वो भी इन बातों को समझ सकें, और हमारे जो हिप्नोटिज़म सीखने वाले हैं, इसके स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड करने की मैंने कोशिश की है। तो इस हवाले से मज़ीद थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि हमारा जो तहते शऊर है, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, हमारे शऊर और लाशऊर के दरमियान एक हिस्सा है जो दोनों के बैलेंस को बरकरार रखता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो करना चाहता है, लेकिन हमारा माशरा उसको अलाउ नहीं करता। तो हमारा यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड है, एक मुहाफ़िज़ के तौर पे काम करता है। वो उन कामों को करने से रोक देता है, अनकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे रोक देता है ताकि वो शऊर के ऊपर अपना गलबा पाके वो काम करवा ना ले। और अगर हमारा सब कॉन्शियस माइंड तहत शऊर किसी भी वजह से काम करना छोड़ दे तो हम उस बंदे को पागल या जुनूनी करार दे देते हैं, क्योंकि वो जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में आता है, जो वो करना चाहता है, तो फिर वो उसकी चूँकि पावर कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा है, कॉन्शियस माइंड को बड़ी आसानी से काबू में कर लेता है। तो सब कॉन्शियस माइंड के अफेक्ट होने की वजह से वो ऐसे काम भी कर लेता है जो हमारे माशरे में अलाउ नहीं है, जिसमें आप कत्ल कह लें। कत्ल का भी मामला अक्सर यही होता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है सब कॉन्शियस माइंड को दबा के कॉन्शियस माइंड के ऊपर गलबा और शऊर के ऊपर गलबा हासिल करके फिर वो काम करवा लेता है। तो ये चीज़ें हिप्नोसिस सीखने के लिए ज़रूरी हैं। हिप्नोटिज़म में भी हम यही काम करते हैं कि हमने शऊर को इस्तेमाल करते हुए हमने जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी सजेशन है, तरगीब है, वो शऊर में जाएंगी पहले, और उसके बाद हम सब कॉन्शियस माइंड को कवर करते हुए, उसको काबू करते हुए, उसको जो रेजिस्टेंस है, उसका जो एनालाइजिंग पावर है, उसको कम करते हुए हम अनकॉन्शियस माइंड तक पहुँचेंगे। हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है अनकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाएँगे, जिससे हम दूसरे बंदे के जहन के ऊपर जो है असर करेंगे, हमारी बात असर करेगी, और यही हिप्नोसिस है। इसी तरीके से हम जो है ट्रांस की हालत पैदा करते हैं। अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हुए सब कॉन्शियस माइंड की रेजिस्टेंस कम करके हम अनकॉन्शियस माइंड के साथ रब्ता करते हैं, और वहाँ पे हम मुख्तलिफ़ जो हैं सजेशन देते हैं, जिसमें आदात बदलने के लिए, और हम जो नाखुशगवार वाक़यात हैं उनका असर कम करने के लिए, इसी तरह से और बहुत सारे जो हैं हम काम इसके ज़रिए, हिप्नोटिज़म के ज़रिए करेंगे। तो ये इन्हीं तीनों हिस्सों को हम अगर समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो हमारे लिए हिप्नोसिस को समझना बड़ा आसान होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हिप्नोटिज़म के ज़रिए
कौन कौन क्या क्या काम ले सकते हैं, क्या फ़वाइद हो सकते हैं, तो वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस तरह से ये सिलसिला मतलब एक एक टॉपिक लेके हम आगे जो चलाते जाएंगे। आपने सिर्फ़ इन्हीं इन्फॉर्मेशन तक नहीं रहना, आपने स्टडी करनी है। मैं इंशाल्लाह जो दोस्त इसको मज़ीद सीखना चाहेंगे, इसके ऊपर स्टडी करना चाहेंगे, मैं उनको बुक्स भी रिकमेंड कर दूँगा। आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इन वीडियोस को, इस चैनल को आप दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो इस चैनल के साथ जुड़ें और इस इल्म को सीखें। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में पूरा बताऊंगा कि इसकी क्या अफादियत है। तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त इल्म और हमें पाकिस्तान में जो ज़्यादा नहीं फैला। तो कोशिश यही है मेरी कि ये इल्म जो है हर वालिदैन तक पहुँचे, हर तालिब इल्म तक पहुँचे, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इलाज के शुबा से वाबस्ता हैं, उन तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह मैं इसमें अल्लाह की मेहरबानी से पूरा टाइम इस पे दे के तो अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि मेरे जो भाई हैं वो सारा इसको सीख सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और मुझे यकीन है कि ये उनकी ज़िंदगी में एक उनको बदलने वाला जो टॉपिक है, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगी जब वो इन बातों को सीखेंगे। आम रोज़मर्रा की बातें हैं, ये कोई मुश्किल इल्म नहीं है, ये एक साइंसी इल्म है, एक आर्ट भी है। तो जैसे जैसे आप इन रोज़मर्रा चीज़ों को, इन वो बातों को सीखेंगे तो आपके अंदर एक हैरान कुन तब्दीली आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मुफीद वीडियो साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।